Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है अपनी इंडिया जीके के अंतर्गत। हम चर्चा कर रहे थे आधुनिक भारत के बारे में, और आधुनिक भारत में आपको उत्तरोत्तर मुगल काल मैंने करवाया था। उत्तरोत्तर मुगल काल के बाद यूरोपियनों का जो आगमन है उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी थी। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं यानी भारत में नवीन राज्यों का उदय भी, भारत में नवीन राज्यों का उदय भी, ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। भारत में नवीन राज्यों का उदय हुआ। एक चीज आपसे सभी बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास से पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करो वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा क्लास का क्या है स्टेटस भी लगाया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या है हमारी क्लासों से लाभान्वित हो सके। हम जिक्र कर रहे थे भारत में नवीन राज्यों का उदय। हमने पढ़ा उत्तरोत्तर मुगल काल के बारे में। मैंने जिसे आपको बताया था औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, और उत्तरोत्तर मुगल काल यानी आधुनिक जो काल शुरू हुआ था वो कब से शुरू हुआ था? 1707 से। कब से शुरू हुआ था? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ध्यान होना चाहिए, औरंगजेब का जैसे जिक्र करते हैं, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और आधुनिक भारत भी आपका शुरू हुआ था 1707 से लेके हम जिक्र करते 1947 में। औरंगजेब जब था यानी औरंगजेब का जब साम्राज्य था तो उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक उसका क्या था? परचम लहराया हुआ था। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी तो मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? 21 सूबे थे भी। कितने सूबे थे? 21 सूबे यानी 21 प्रांत थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में, यानी औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो कितने प्रांत थे? मैंने बताया 21 प्रांत थे, 21 सूबे थे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। 6 तो जैसे जिक्र करते हैं सूबे या प्रांत, 6 प्रांत तो आपकी क्या थे? दक्षिणी भारत में थे भी। कहां पर थे? दक्षिणी भारत का जैसे जिक्र करते हैं। 14 प्रांत जो आपके थे वो कहां पर थे? आपके उत्तर भारत में भी। कहां पर थे? आपके उत्तर भारत में। और एक जैसे हम जिक्र करते थे ये आपका काबुल अफगानिस्तान में था, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 21 सूबे थे बड़े बड़े। जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तरोत्तर जो मुगल काल है वो क्या है? यानी उत्तरोत्तर मुगल काल के जो शासक हैं वो क्या थे? अयोग्य थे भी। और उन्हीं अयोग्यता का लाभ उठाते हुए जो मुगल काल के समय में सूबेदार जो होते थे भी, जिस जिस प्रांत का जो सूबेदार था उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था? स्वतंत्र घोषित कर लिया था। क्लियर होना चाहिए। यानी मुगल साम्राज्य के दौरान जिन जिन साम्राज्यों का, जिन जिन क्षेत्रों के कोई सूबेदार जो नियुक्त किए हुए थे उन सूबेदारों ने क्या कर लिया था? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, और अपने आप को सूबेदार की जगह क्या घोषित कर दिया? उन क्षेत्रों का नवाब घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? नवाब घोषित कर दिया। उस समय आपको ध्यान होना चाहिए बहुत से साम्राज्यों का उद्भव हुआ, बहुत से नवीन राज्यों का उदय हुआ। जैसे हम अवध का जिक्र करते हैं भी, अवध का जैसे जिक्र करोगे आप, बंगाल का जैसे जिक्र करते हो, अवध है, बंगाल है। राजपूत शासकों का जैसे जिक्र करते हैं, जाटों के शासकों का जैसे जिक्र करते हैं, जाट साम्राज्य जो है। उसके बाद में हम मैसूर साम्राज्य का जैसे जिक्र करते हैं, तो अलग हैदराबाद साम्राज्य का जैसे हम जिक्र करते हैं। अलग अलग नवीन जो साम्राज्यों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। किसकी मृत्यु के बाद में? औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। जैसे जिक्र करते हैं अवध का जो मैंने जिक्र किया था, तो अवध का नवाब सादत खां था, सूबेदार था पहले तो, परंतु सादत खां ने बाद में अपने आप को क्या कर लिया था? स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और उससे जो अवध जो था स्वतंत्र क्या बन गया था? उसका शासक बन गया था, और अपने साम्राज्य की देखभाल करने लगा। किसके अधीन नहीं रहा था? वो मुगलों के अधीन नहीं रहा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को क्या कर लिया? स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसमें से जैसे मैंने आपको बताया था अवध का जैसे जिक्र किया था, बंगाल का जैसे जिक्र किया था, सिख का जैसे जिक्र किया था, मैसूर साम्राज्य का जैसे जिक्र किया है। यानी अलग अलग साम्राज्य, अलग अलग क्या है? राज्य विकसित हो गए थे। अलग अलग राज्यों का, नए राज्यों का क्या हुआ था? उदय हुआ था। ध्यान होना चाहिए। उसी में हम आज की कड़ी में जो चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? आज जो हम चर्चा करेंगे वो अवध साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में? अवध साम्राज्य। यानी नवीन राज्यों का उदय में हम जिक्र करेंगे किसके बारे में? अवध साम्राज्य के बारे में, ठीक है भी। अवध राज्य जो, ठीक है भी। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए अवध वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश में है भी, यूपी के अंदर। यानी लखनऊ जो है, लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को ही प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अवध के नाम से जाना जाता था। 1857 की क्रांति में भी हम जिक्र करते हैं भी, अवध का जैसे जिक्र करते हैं।
अवध की जो संस्थापक थे वो कौन थे? सादत खां था भी। कौन था? सादत खां भी। पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा अवध से जो क्वेश्चन आते हैं तो यही से आपका क्वेश्चन रिपीट होता है भी अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था या अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो अवध का प्रथम नवाब था सादत खां भी। कौन था? सादत खां। आपको ध्यान होना चाहिए, सादत खां जब अपने आप को अवध का नवाब घोषित किया था उस समय मुगल जो शासक था भी, कौन था मुगल शासक? उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला भी। कौन था? आपको ध्यान होना चाहिए, मोहम्मद शाह रंगीला था। ये ध्यान होना चाहिए आपको, ध्यान हो। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 1748 तक क्या बैठता है? गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के साम्राज्य में जब क्या था? सूबेदार था पहले तो ये सादत खां सूबेदार था। कहां का? अवध का। और अवध से पहले इसको सूबेदार जो बनाया गया था, कहां का बनाया गया था? आगरा का। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी अवध का संस्थापक तो सादत खां है और क्लियर होना चाहिए मोहम्मद शाह रंगीला का जैसे जिक्र करते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि देकर भी, क्या देकर? उपाधि देकर इसको कहां का जो सूबेदार घोषित किया था? आगरा का भी। 1720 से लेकर 1722। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सादत खां पहले क्या होता था? मुगलों के अधीन एक सूबेदार होता था। किसने इसको सूबेदार नियुक्त किया था? आगरा का। देखो इसका आना जाना रहता था शाही दरबार में, मुगल दरबार के अंदर। किसका? सादत खां का। सादत खां को मोहम्मद शाह रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि देकर आगरा का क्या नियुक्त कर दिया? सूबेदार नियुक्त कर दिया। आगरा का क्या नियुक्त कर दिया? इसने सूबेदार नियुक्त कर दिया। और बाद में सादत खां ने 1722 में अवध का अपने आप को क्या घोषित कर लिया? नवाब घोषित कर लिया। और 1722 से लेकर 1739 तक क्या रहा था? वो अवध का नवाब रहा था। ये चीज आपको क्लियर होना। अब क्यों उपाधि दी थी ये ध्यान होना चाहिए। अब ऐसी क्या आपदा आ गई थी भी मोहम्मद शाह रंगीला ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। हम पढ़ते हैं हमेशा, मैंने पहले भी आपको उत्तरोत्तर मुगल काल में जैसे पढ़ाया था, भारतीय इतिहास में जब हम जिक्र करते हैं निरप निर्माता या राजा बनाने वाले सैयद बंधुओं का जैसे हम जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करते हैं? सैयद बंधुओं का, अब्दुल्ला और हुसैन अली खां का जैसे जिक्र करते हैं। तो सैयद बंधुओं की जिक्र करें यानी 1720 में सैयद बंधुओं की क्या कर दी गई थी? हत्या की गई थी। सैयद बंधुओं की भी, सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवाई थी? आपके मोहम्मद शाह रंगीला ने। और उसमें सहयोग जो किया था वो किसने किया था? सादत खां ने। इसीलिए सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि देकर आगरा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और बाद में सादत खां ने क्या है? अपने आप को क्या है? अवध का क्या है? सूबेदार नियुक्त कर लिया और अवध का नवाब घोषित कर लिया। 1722 से लेकर 1739 तक क्या रहा था? वो अवध का नवाब रहा था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान हो इसी में, सादत खां का जैसे मैंने जिक्र किया, उपाधियां जरूरी इसकी याद करनी है। आगरा का जैसे था ये पहले सूबेदार, बाद में क्या है? लखनऊ का या अवध का क्या बना है? नवाब। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही क्या किया था? भारत पर एक भारी आक्रमण हुआ था। मैंने बहुत बार उस आक्रमण का जिक्र किया है, बार बार आपको मैं इसके बारे में बताता रहता हूं। यानी 1739 में किसने जो आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भी। किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया 1739 में, उस समय भारत का जो मुगल शासक था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है। करनाल के युद्ध में आपको ध्यान हो, लड़ाई हुई थी नादिर शाह और किसके बीच में? मुगलों के बीच में। किसके बीच में? मुगलों और नादिर शाह के बीच में। नादिर शाह विजित रहा था इस क्षेत्र में और मुगलों का जो नेतृत्व करने वाला जो सेनापति था, मैंने बहुत बार आपको बताया, चिनकलीज खां का जैसे जिक्र किया है, निजामुल मुल्क का जैसे। निजामुल मुल्क के कहने पर नादिर शाह करनाल के मैदान से ही वापिस जाने वाला था। संधि कर ली थी निजामुल मुल्क ने भी, आप वापिस जाओ। सादत खां ने नादिर शाह को आमंत्रित किया था दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए। भी आपको लगभग इतने करोड़, 5 करोड़ रुपए की क्या है? राशि मिलेगी, बहुत धन है दिल्ली के अंदर, तो आप दिल्ली के ऊपर आक्रमण करो। किसने आक्रोशित किया था? नादिर शाह को लालित किया था वो सादत खां ने। सादत खां से ही बाद में नादिर शाह ने क्या मांग ली थी? कह दिया था भी आप ही मेरे को लगभग 20 करोड़ रुपए इतने पैसे दोगे, इतने पैसे दो। नादिर शाह के पास इसके सादत खां के पास पैसे बने नहीं भी, नादिर शाह ने मांग कर ली पैसे की। और ये नाम और अपने सम्मान की क्या इज्जत करता था, और नाम और सम्मान की इज्जत के कारण इसने क्या है 1739 में सादत खां ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सादत खां ने
आत्महत्या कब की? 1739 में। क्यों? क्योंकि नादिर शाह ने इससे क्या मांग लिए थे? पैसे मांग लिए थे भी। क्या है? पैसे का जुगाड़ हुआ नहीं, पैसे बने नहीं और क्या करना पड़ा? इसने आत्महत्या। अब मैंने जैसे जिक्र किया था अवध जो है यूपी लखनऊ का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान हो कनौज और करमनासा नदी का जैसे जिक्र करते हैं। कनौज जो है करमनासा नदी का जैसे जिक्र करते हैं। करमनासा बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कनौज व करमनासा नदी के बीच का जो विस्तृत क्षेत्र है, बीच का विस्तृत क्षेत्र, भी विस्तृत क्षेत्र, ये विस्तृत क्षेत्र ही क्या होता था? आपका अवध होता था। क्या होता था? अवध, जिसको वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? लखनऊ के नाम से। ठीक है भी। और इसको वफर स्टेट के रूप में भी जाना जाता था भी। किस नाम से? वफर स्टेट के रूप में भी। ठीक है भी। अंग्रेजों के समय में इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? वफर स्टेट के नाम से जाना जाता था। आपको ध्यान होना चाहिए वफर स्टेट मींस क्या होते हैं? दो शत्रु देशों के बीच में, दो शत्रु साम्राज्यों के बीच का जो क्षेत्र होता है, शांत जो क्षेत्र होता है, भी एक दूसरे के ऊपर आक्रमण न करें, उसको किस वफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आपको ध्यान हो कुछ समय बाद में दिल्ली के ऊपर किसका राज हो गया था? उत्तरोत्तर मुगल काल में मराठों का। और बंगाल में किसका राज था? अंग्रेजों के। तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में बफर स्टेट का जो काम करता था वो कौन सा था? आपका अवध साम्राज्य था। अवध साम्राज्य इंपोर्टेंट है पढ़ना। एक और क्वेश्चन यहां से रिपीट होता है, अवध की राजधानी क्या थी? भी फैजाबाद भी। क्या थी? फैजाबाद भी। वर्तमान जो अयोध्या है, अयोध्या का जैसे जिक्र करते हैं ना, सरयू नदी के किनारे जो अयोध्या है, ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट है आपका। क्या है? अयोध्या भी आपकी फैजाबाद में ही पड़ती है। तो ये सभी की सभी चीज आपको क्या है? क्लियर होना चाहिए। अवध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वफर स्टेट क्या होता है? वफर स्टेट के नाम से इसको क्यों जाना जाता है? अंग्रेजों और मराठों के बीच में मतलब शांति के रूप में ये जाना जाता है। शांति मीन्स एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते थे। ठीक है। अगर एक दूसरे की सीमा बनती तो क्या कर देते? वो आक्रमण कर देते। ये चीज आपको सभी के सभी क्लियर होना। इसके बाद में सादत खां का जैसे जिक्र करें तो सादत खां है ना, शिया संप्रदाय से संबंध रखता था। यानी शिया मुस्लिम संप्रदाय से क्या रखता था? ये संबंध रखता था। और इसके पूर्वजों का भी जब हम जिक्र करते हैं तो कहते हैं निसापुर के जो निसापुर, ठीक है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। निसापुर के जो निसापुर यानी पूर्वज जो है निसापुर के सेद वंश से क्या रखते थे? संबंध रखते थे। ये क्या था? शांत था भी, कट्टर नहीं था भी। आपको ध्यान होना चाहिए, कट्टर है सुन्नी मुसलमान नहीं था। क्या था? ये शिया संप्रदाय से क्या रखता था? संबंध रखता था। 1739 में क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद में इसकी कोई औलाद नहीं थी भी। यानी मृत्यु होने के बाद में इसकी क्या नहीं? कोई औलाद नहीं थी। तो इसका दामाद या भतीजा क्या है? गद्दी पर बैठता है। अवध का दूसरा नवाब बनता है भी। क्या बनता है? अवध का दूसरा नवाब बनता है सफदरगंज भी। कौन बनता है? सफदरगंज बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। सफदरगंज के बारे में भी कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अवध का जैसे जिक्र कर रहे थे, अवध का दूसरा जो नवाब बना था, कौन बना था? आपका सफदरगंज भी। ठीक है भी, सफदरगंज दूसरा नवाब बना था। ध्यान होना चाहिए, दूसरा नवाब बना था। कब बना था? ध्यान करिए, 1739 से 1754 भी। ठीक है भी, 1739 से 1754 ईस्वी। सफदरजंग का जैसे मैंने जिक्र किया था, भतीजा था, दामाद भी था भी। क्या था? भतीजा था प्लस दामाद का जैसे जिक्र करते हैं। दामाद, भतीजा और दामाद था। किसका दामाद था? ये आपके सादत खां का भी। किसका? सादत खां का भी। ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में, सादत खां। सफदरगंज ने क्या किया था? आपको क्लियर होना चाहिए। दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में 1748 में गद्दी पर बैठता है कौन? अहमद शाह भी। कौन बैठता है? अहमद शाह भी। ठीक है भी, अहमद शाह। अहमद शाह द्वितीय का जैसे जिक्र करते हैं, अहमद शाह द्वितीय गद्दी पर बैठता है। तो अहमद शाह द्वितीय जब गद्दी के ऊपर बैठता है, मुगल शासक जो है, मुगल एम्पीरियर है उत्तरोत्तर मुगल काल का, उसके समय में भारत के ऊपर आक्रमण कर देता है कौन? अहमद शाह अब्दाली भी। कौन करता है? अहमद शाह अब्दाली। कब करता है आक्रमण जो इसके ऊपर है? 1748 में आक्रमण कर देता है मोहम्मद शाह, जो यानी अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली क्या कर देता है? इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। और अहमद शाह जो एक मुगल बादशाह था, उस मुगल बादशाह की सहायता कौन करता है? सफदरगंज करता है। कौन करता है? सफदरगंज करता है। इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए, अहमद शाह अब्दाली ने सफदरगंज को बाद में क्या नियुक्त कर दिया था? अपना वजीर नियुक्त कर दिया भी। क्या नियुक्त कर दिया था? इसको वजीर नियुक्त कर दिया। ध्यान होना चाहिए।
दूसरे अवध के दूसरे नवाब के रूप में किसको जाना जाता है? वो सफदरगंज को जाना जाता है। उस समय अगर आपसे मुगल शासक पूछे भी, इसी के समय में जो मुगल शासक, यानी एक तो इसके समय में रहे हैं मोहम्मद शाह रंगीला का, जैसे हम जिक्र करते ही हैं। दूसरा जो मुगल शासक इसके समय में 1748 में जो रहा है वो अहमद शाह द्वितीय। और अहमद शाह द्वितीय के समय में ही 1748 में भारत के ऊपर एक ईरानी, खासकर नादिर शाह का जो सेनापति होता था अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था? आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया गया था किसके द्वारा? अहमद शाह द्वितीय और सफदरगंज के द्वारा, क्योंकि सफदरगंज ने अहमद शाह की क्या की थी? द्वितीय की सहायता की थी। इसीलिए अहमद शाह जो द्वितीय है, मुगल जो शासक, उसने सफदरगंज को क्या नियुक्त किया था? अपना वजीर नियुक्त किया गया। बाद में आपको ध्यान होना चाहिए 1753 का जैसे जिक्र करें, 1753 में इसको वजीर पद से क्या कर दिया था? बर्खास्त कर दिया। ठीक है भाई, वजीर पद से क्या कर दिया था? इसको बर्खास्त कर दिया था। और 1754 में जैसे जिक्र करते हैं, 1754 में क्या हो गई थी? इसकी फिर मृत्यु हो गई थी। 1754 में क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 1748 में तो इसको वजीर नियुक्त किया गया था, और 1753 में क्या है? इसको वजीर पद से हटा दिया गया था। और 1754 में क्या हो गई थी? 1753 में इसको हटाया गया, और 1754 में इसकी मृत्यु हो गई। एक ऐसा अवध के नवाब के रूप में जाना जाता है जिसमें हिंदू और मुस्लिमों के प्रति मेल मिलाप की नीति अपनाई। ठीक है भी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच में, हिंदू और मुसलमान का जैसे जिक्र करते हैं, हिंदू प्लस है मुसलमान के बीच में जो मेल में, मुसलमान का जैसे जिक्र करते हैं मुसलमान, इनके बीच में मेल मिलाप की जो नीति अपनाई थी, मेल मिलाप, तो मेल मिलाप की नीति अपनाने वाला कौन था? आपका सफदरगंज था। भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। खास करके लखनवी तहजीब का जब हम जिक्र करते हैं ना, क्या है लखनवी तहजीब? भी क्या है? तहजीब। इंपॉर्टेंट आपको ध्यान होना चाहिए। अदब व तहवीज का जैसे जिक्र करें, अदब व तहजीब। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। लखनवी तहजीब की शुरुआत भी किसके काल में हुई थी? सफदरगंज के समय में हुई थी, लखनऊ में। इसका मतलब होता है पहले आप, पहले आप। कोई होता है ना भी काम, भी कोई भी चीज होती है, पहले आप करो, पहले आप, पहले आप। ठीक है भी, तो पहले आप वाली नीति, यानी लखनवी तहजीब को जो लागू करने वाला कौन था? सफदरगंज था। यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। कहां पर? लखनऊ में। इसीलिए लखनऊ को अदब व तहजीब की नगरी भी कहा जाता है। लखनऊ के बारे में मैंने बहुत बार आपको बताया है। लखनऊ जो आपका है ना, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, नजाकत फराकत का शहर भी कहा जाता है, और चिकन सिटी के रूप में भी उसको जाना जाता है, और उसको अदब व तहजीब नगरी के रूप में भी जाना जाता है। किस नदी के किनारे हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए, गोमती नदी के किनारे हैं आपका लखनऊ भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सफदरगंज की मृत्यु हो जाती है। सफदरगंज की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। सुजाउद्दौला भी। कौन बैठता है? सुजाउद्दौला गद्दी पर बैठता है। एक अच्छे शासक के रूप में, अच्छे नवाब के रूप में सुजाउद्दौला को भी जाना जाता है। खास करके उसी के समय में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और उसी के समय में 1764 में बक्सर का भी युद्ध हुआ था। भी क्या है? बक्सर का युद्ध हुआ था। बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। शाह आलम द्वितीय को भी उन्होंने क्या दी थी? शरण दी थी। मीर कासिम को भी क्या दी थी? उन्होंने शरण दी थी। तीसरा जो नवाब बनता है, तीसरे नवाब का हम जिक्र करते हैं, तो आपका है सुजाउद्दौला भी। क्या है? सुजाउद्दौला भी। ठीक है भी, कब बना था जैसे जिक्र करते हैं, तो 1754 से 1775 तक। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान करना। सुजाउद्दौला का जैसे जिक्र किया मैंने, तो इसी के समय में 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ था। भी क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसी के समय में 1764 में क्या हुआ था? आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। भी क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछे भी उसके समय मुगल शासक कौन था, तो मुगल शासक जो था आपका, मुगल शासक था आपका शाह आलम द्वितीय। भी क्या था? शाह आलम द्वितीय, जिसको गोहर अली के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बता रखी है इसके बारे में पहले भी, अली गोहर या गोहर अली के नाम से भी इसको जाना जाता है। खास करके गोहर अली यानी शाह आलम द्वितीय को भी क्या दी थी इसने? सुजाउद्दौला ने क्या दी थी? शरण दी थी। भी कहां पर शरण दी थी? आपको ध्यान होना चाहिए। इसको शरण दी थी 1759 में, और कहां पर? लखनऊ में भी। कहां पर है? लखनऊ के अंदर। ध्यान होना चाहिए, 1759 में
शरण दी थी शुजाउद्दौला ने किसको? शाह आलम द्वितीय यानी गौहर अली को। यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। मीर कासिम को भी इसने क्या दी थी? शरण दी थी भी मीर कासिम। ठीक है भाई, मीर कासिम कहां का नवाब था? ये बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब इसको अंग्रेजों ने हटा दिया था। बंगाल का नवाब हटाने के बाद में 1763 का जैसे जिक्र करते तो 1763 में इसको शरण दी थी लखनऊ में। किसने? शुजाउद्दौला ने। किसने? शुजाउद्दौला ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं भी। कहां पर इन्होंने इनको शरण दी थी? तो ये शरण जो दी थी इनको लखनऊ के अंदर भी, नजाकत फराकत का जो आपका शहर है उस शहर के अंदर इसको शरण दी गई थी। और एक चीज आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, जैसे युद्ध का जिक्र किया था तो प्लासी का युद्ध भी हुआ था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, जैसे जिक्र करते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था। एक तरफ तो 3 सेना थी, आपको ध्यान होना चाहिए, 3 सेना थी, और एक तरफ क्या थे? अंग्रेज थे भी। क्या थे? अंग्रेज। अंग्रेजों का जो नेतृत्व करने वाले थे हेक्टर मुनरो था भी। कौन था? हेक्टर मुनरो। ध्यान करना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर वर्तमान में किस राज्य में है? तो आपका बिहार राज्य के अंदर, जैसे जिक्र करते हैं। एक तरफ तो क्या थे? अंग्रेज थे, अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, और एक तरफ 3 सेना थी भी। 3 सेना किसकी थी? शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, शुजाउद्दौला था अवध का नवाब, और कौन था आपका? मीर कासिम था भी। क्या था? मीर कासिम कहां का नवाब था? बंगाल का नवाब। और एक था शाह आलम द्वितीय भी। क्या था? शाह आलम द्वितीय। ध्यान होना चाहिए, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह था, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, और शुजाउद्दौला कहां का नवाब था? ये अवध का नवाब था। तीनों एक तरफ थे, और एक तरफ क्या थे? अंग्रेज थे। फिर भी अंग्रेज क्या रहे थे? बाहरी रहे थे भी इनके ऊपर। क्या रहे थे? बाहरी रहे थे। ऐसा आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुजाउद्दौला के बारे में जितनी भी जो आपको जानकारी, जितने भी क्वेश्चन बनते उन क्वेश्चनों को आप याद करोगे। उसके अलावा शुजाउद्दौला ने क्या है? राजधानी स्थानांतरित की थी। राजधानी मैंने जैसे बताई है भी, अवध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? फैजाबाद थी भी। क्या थी? फैजाबाद। फैजाबाद से ये कहां लेके आया था? लखनऊ भी। अगर आपसे पूछे भी अवध के ऐसा कौन सा नवाब था जिस नवाब ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की, तो राजधानी स्थानांतरित करने वाला था आपका शुजाउद्दौला था। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां लेके आया था? ये फैजाबाद से कहां लेके आया था? आपका लखनऊ। कब लेके आया था अगर पूछे तो 1775 ईस्वी में। 1775 ईस्वी में। इस तरीके के अलग अलग क्या बनते हैं? इनसे क्वेश्चन बनते हैं भी। ठीक है भी, ये चीज आप क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप क्लियर करना भी, ये तो आसफ उद दौला के समय में राजधानी जो स्थानांतरित हुई थी वो किसके समय में हुई थी? आसफ उद दौला के समय में भी। आसफ उद दौला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। शुजाउद्दौला के समय में नहीं हुई थी भी ये राजधानी जो स्थानांतरित है। आसफ उद दौला है जिसने बड़ा इमाम वाड़ा बनाया था भी। बड़ा इमाम वाड़ा बनाया था, उसी के समय में क्या हुई थी? राजधानी आपकी स्थानांतरित हुई थी। शुजाउद्दौला का जैसे हम जिक्र कर रहे थे तीसरा नवाब था। उसके बाद में चौथा जो नवाब है, यानी शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1775 का, जैसे मैंने जिक्र किया। 1775 में इसकी मृत्यु के बाद में जो गद्दी पर बैठता है वो आसफ उद दौला बनता है, बैठता है भी। कौन बनता है? बैठता है आसफ उद दौला। अगर आपसे पूछे, क्रम वाइज पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे क्रम वाइज भी। तीसरे नंबर पे कौन था? चौथे नंबर पे आपके कौन थे? तो अगर इनके क्रम आपको थोड़ी सी ध्यान है ना, सीक्वेंस में अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं। चौथा जैसे पूछे भी, चौथा नवाब कौन बना था? अवध का नवाब जो है, तो ये था आपका आसफ उद दौला भी। ठीक है, आसफ उद दौला। कब से कब तक रहा था? 1775 से लेके 1797 तक। 1775 से 1797 तक रहा था भी। ठीक है भी, जैसे इसी के समय में 1775 में मैंने पहले बताया था ना, 1775 राजधानी स्थानांतरित की थी। कहां से? फैजाबाद से। कहां से? फैजाबाद से कहां पर? लखनऊ के अंदर। ठीक है, ये क्लियर करना। मैंने वैसे शुजाउद्दौला बता दिया था, वो गलत है। आसफ उद दौला के समय में ही क्या है? राजधानी स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर। इसी ने आपको ध्यान हो बड़ा इमाम वाड़ा बनवाया था भी। बड़ा इमाम वाड़ा भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा इमाम वाड़ा कहां पर? आपका लखनऊ के अंदर। सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। छोटा इमाम वाड़ा कहां है? बड़ा इमाम वाड़ा कहां है? तो ये आपके कहां पर है? लखनऊ के अंदर है भी। कहां पर है? लखनऊ के अंदर। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। इस चीज के बारे में क्लियर होना चाहिए। यानी बड़ा इमामबाड़ा जो बनाया था वो किसने बनाया था? आसफ उद दौला ने बनाया था। आसफ उद दौला ने बनाया था। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बड़ा इमामबाड़ा। अब बड़ा इमामबाड़ा एक छतरी नुमा यानी एक गुम्बदा आकार क्या है? एक कमरा है।
ठीक है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, बड़ा इमामबाड़ा क्या है कि ऐतिहासिक धरोहर है भी, क्या है, ऐतिहासिक धरोहर है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है, भूल भुलैया के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, भूल भुलैया। यानी भूल भुलैया भी कई बार क्या होता है, बड़ा इमामबाड़ा आपका ना दे, आपसे पूछे भी भूल भुलैया भारत में कहां पर स्थित है, तो आपका लखनऊ के अंदर। किसने बनाया था, आसफुद्दौला ने बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कब बनाया था ये पूछे तो 1784 में भी, 1784 में। छोटा इमामबाड़ा का जैसे मैं आगे जिक्र करूंगा, छोटा इमामबाड़ा बनाया था 1837 के अंदर। कब बनाया था, 1837 में बनाया था मोहम्मद अली शाह। आगे जाके एक और जो नवाब आएंगे उन नवाबों ने बनाया था छोटा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा आपको ध्यान, एक विशाल गुम्मदाकार क्या है, हाल है, विशाल गुम्मदाकार क्या है, एक हाल है जिसके अंदर कोई भी पिलर वगैरह नहीं है, स्तंभ वगैरह नहीं है, भी स्तंभ वगैरह नहीं है, इसीलिए इसको बिना स्तंभ की इमारत के रूप में भी जाना जाता है, बिना स्तंभ की इमारत के रूप में भी इसको जाना जाता है। आसफुद्दौला का जैसे जिक्र किया, आसफुद्दौला की मृत्यु हो जाती है 1797 में भी। कब मृत्यु हो जाती है, 1797 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर कुछ समय के लिए यानी 1797 से 1798 तक जो एक नवाब जो बनते हैं, वो नवाब बनते हैं आपके वजीर अली शाह भी। कौन बनते हैं, वजीर अली शाह। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर हो। यानी 1797 से लेकर 1798 तक जो नवाब बनते हैं वो कौन बनते हैं, वजीर अली शाह। और वजीर शाह अली को पद से विमुक्त करके गद्दी पर जो बैठता है वो सादत अली खां भी। कौन बैठता है, सादत है, ध्यान करना भी, सादत अली खां। ठीक है भी, द्वितीय कहोगे इसको भी, क्या कहोगे, द्वितीय। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सादत आदत खली का द्वितीय जो गद्दी के ऊपर बैठता है। कब से कब तक ये गद्दी पर जो रहते हैं, ये रहते हैं 1798 से 1814 तक भी, 1814 तक। ये जो आसफुद्दौला जो है ना, उसके छोटे भाई है, ये चीज भी आपको क्लियर। आसफुद्दौला के क्या है, छोटे भाई हैं। और सादत अली खां द्वितीय गद्दी के ऊपर जो बैठता है, खास करके हम सहायक संधि का जिक्र करते हैं, बार बार करते हैं ना सहायक संधि। सहायक संधि वैसे तो अंग्रेजों का हम जिक्र करेंगे, गवर्नर जनरलों का जब हम जिक्र करेंगे, खासकर लॉर्ड वेल्जली का जब हमें जिक्र करेंगे, उसमें आपको बताएंगे लॉर्ड वेल्जली क्या लेके आया था, सहायक संधि लेके आया था भारत में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो शासक था, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन था पहला जो शासक था, वो था हैदराबाद का निजाम का जैसे जिक्र करते हैं। अगर अवध के शासकों का, अवध के नवाबों का अगर हम जिक्र करें कि किस अवध के नवाब ने सबसे पहले क्या है, सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो सहायक संधि को स्वीकार किया था सादत अली खां द्वितीय के द्वारा। कब, 1801 में भी। कब स्वीकार किया था इसने, 1801 में इसको स्वीकार किया था। यह चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वेल्जली की जो सहायक है संधि का जैसे जिक्र करते हैं, और यह चीज भी आपको क्लियर हो। ठीक है भी, सहायक है संधि का जैसे जिक्र करते हैं। संधियां तो देखो अलग अलग हुई है जैसे जिक्र करते हैं। सहायक संधि, ये सहायक संधि इसके समय में इसने स्वीकार की थी। 1765 का जैसे हम जिक्र करें, बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि भी हुई है। भी क्या हुई है, इलाहाबाद की भी संधि हुई है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1775 का जैसे हम जिक्र करते हैं तो बनारस की संधि हुई है। भी क्या हुई है, बनारस की संधि। किन किन के बीच हुई थी बनारस की संधि, तो आसफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच हुई थी। आसफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग। भी 1765 की संधि हुई थी और 1775 की संधि हुई थी। 65 की इलाहाबाद की संधि थी, इलाहाबाद की संधि थी। और 75 की कौन सी थी, आपकी बनारस की संधि थी। भी क्या थी, बनारस की संधि। ठीक है, 1775 की जो बनारस की संधि थी वो किसके बीच में हुई थी, आसफुद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच हुई थी। वारेन हेस्टिंग के बीच हुई थी। वारेन हेस्टिंग के बीच हुई थी। तो अंग्रेजों ने क्या अधिकार कर लिया था, पहले तो इसकी शर्त क्या थी, क्या इसका उत्तर निकला था, बनारस के ऊपर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने कहा था भी अवध की जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं की क्या है, रखवाली या उनकी देखरेख कौन करेंगे, अंग्रेज करेंगे। भी कौन करेंगे, उनकी देखरेख का जो जिम्मा है वो किसके पास, अंग्रेजों के पास। उसके बाद में इलाहाबाद की संधि का जैसे जिक्र करते हैं, लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुई थी। आपको ध्यान होना चाहिए, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में जो हुई थी। इस संधि के कारण क्या हुआ था, सुजाउद्दौला दो हुई थी जिसे जिक्र करते हैं। दो आपके क्या है, निर्णय लिए गए थे। एक तो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में,
एक सुजाव दौला और क्लाइव के बीच में, ठीक है भी, कुछ क्षेत्रों से संबंधित क्लाइव को कुछ क्षेत्र दिए थे और सालम द्वितीय को क्या है, पेंशन का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है, ये पढ़ो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस की लॉर्ड वारेन हेस्टिंग का जैसे मैंने जिक्र किया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी का उसको क्या बना के भेजा था, एक कलरक के तौर पे भारत आया था। वो क्या आया था, एक कलरक, यानी वारेन हेस्टिंग जो था ना, वारेन हेस्टिंग का जैसे जिक्र करते हैं, वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का क्या था, पहला गवर्नर जनरल था, आपको ध्यान होना चाहिए। ये 1750 में क्या आया था, भारत जो आया था ना, ये क्या बन के आया था, एक कलरक के रूप में आया था भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। बाद में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के ऊपर महाभियोग भी चलाया गया था 1785 में, और 1788 से 1795 के बीच उस महाभियोग पर सुनवाई भी हुई थी, और उस महाभियोग में उसको फिर बरी भी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, बरी भी कर दिया गया था। तो ये चीज आपको क्लियर करना है। सादत अली खां का जैसे मैंने जिक्र किया था, सादत अली खां ने साइक संधि को स्वीकार किया था और इसको राजा की उपाधि दी थी भी, राजा की उपाधि किसके द्वारा दी थी इसको, राजा की जो उपाधि, ये राजा की उपाधि वारेन हेस्टिंग के द्वारा, यानी सादत अली खां को राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, वो दी थी वारेन हेस्टिंग ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो उत्तरोत्तर मुगल, उत्तरोत्तर क्या है आपका काल आ जाता है, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब क्या होते हैं, सादत अली खां की 1814 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जो शासक जो आते हैं वो नगण्य से शासक है, ठीक है भी, उनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। परंतु अंतिम जो अवध का नवाब है उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, ठीक है भी, अंतिम जो अवध का नवाब है, यानी सादत अली खां के बाद में गाजीउद्दीन हैदर अली खां बैठा था भी, गाजी उद्दीन हैदर अली खां भी, ठीक है भी, अली खां गद्दी पर बैठा था। कब से बैठा था, 1814 से लेके 1827 तक भी, ठीक है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं नसीरुद्दीन हैदर, नसीरुद्दीन हैदर का जैसे जिक्र करते हैं, ये जो गद्दी पर आपके बैठते हैं 1827 से लेके 1837 तक, ठीक है भी, कई बार क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे गए हैं। उसके बाद में मोहम्मद अली शाह, मोहम्मद अली शाह का जैसे जिक्र करते हैं, ये जो गद्दी पर बैठते हैं 1837 से 1842, मैंने जैसे बताया था मोहम्मद अली शाह, इन्होंने क्या बनाया था, छोटा इमाम बाड़ा बनाया था भी, छोटा इमाम बाड़ा भी। ये छोटा इमाम बाड़ा भी कहां पर आपका, लखनऊ के अंदर है। और कब बनाया था, जैसे मैंने जिक्र किया था पहले ही आपको, 1837 में, ठीक है भी, यानी बड़ा इमामबाड़ा भी आपका कहां पर है, लखनऊ में है, और छोटा इमामबाड़ा भी आपका कहां पर है, लखनऊ के अंदर। बड़ा इमामबाड़ा आसफ उद दौला ने जो बनाया था, आसफ उद दौला ने, और छोटा जो इमामबाड़ा आपका जो बनाया है वो किसने, वो मोहम्मद अली शाह है भी, यानी अवध का क्या है कि नवाब है। उसके बाद में जो जिक्र करते वो वाजिद अली शाह है भी, क्या है आपके, वाजिद अली शाह भी, ठीक है भी, वाजिद अली शाह है। ये वाजिद अली शाह जो बैठते हैं वो 1842 से लेके 1856 भी, ठीक है, 1842, ठीक है, ये चीज। उसके भी 1847 से 1856 भी। इसके बीच एक और आ जाता है भी, अमजद अली खां भी, अमजद अली खां आ जाता है 1842 से लेके 1847 तक। और अंतिम जो आपके हैं वो वाजिद अली शाह है 1847 से लेके 1856 तक, ठीक है भी, यानी सादत अली खां के बाद में कौन बैठता है, गाजीउद्दीन हैदर अली बैठता है, फिर नसीरुद्दीन हैदर अली, फिर मोहम्मद अली शाह, और फिर अमजद अली खां, और उसके बाद में कौन बैठता है आपका, वाजिद अली शाह बैठता है। और वाजिद अली शाह जो गद्दी पर बैठता है वो कब से कब तक, ध्यान हो, 1847 से लेके 1856 तक भी, 1847। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से भी, अवध का प्रथम नवाब कौन था, तो सादत खां, और अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो अवध का अंतिम नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था भी, वाजिद अली शाह का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है भी, वाजिद अली शाह 1847 से 1856 में। और आपको ध्यान होना चाहिए अंतिम है भी, क्या है ये आपके अंतिम, ठीक है भी, अंतिम अवध के नवाब है। और इसी के समय में आपको ध्यान हो 1856 में अंग्रेजों ने कुशासन की आड़ में हड़प्पन नीति के अंतर्गत अवध साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। और यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक कारण भी बना था, किसका, 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा राजनीतिक कारण
देखो तत्कालिक कारण पढ़ते हैं हम, धार्मिक कारण भी पढ़ते हैं। राजनीतिक कारण अगर आपसे पूछे भी सबसे बड़ा राजनीतिक कारण कौन सा है, तो 1856 में अवध को कुशासन के अवार्ड में कहां किस में मिला थे, अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर, ठीक है, सबसे बड़ा राजनीतिक कारण था। और 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा किस साम्राज्य के यानी किस राज्य के सैनिकों ने जो भाग लिया था, वो तो अवध के सैनिकों ने भाग लिया था। अवध का जैसे जिक्र करते हैं, और अवध में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल भी, बेगम हजरत महल भी, ध्यान करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बेगम हजरत महल का जैसे जिक्र करते हैं, बेगम हजरत महल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने विरजिस कादिर को भी, क्या है विरजिस कादिर भी, ठीक है भी इंपॉर्टेंट है। विरजिस कादिर इनका पुत्र था, ये विरजिस कादिर किसका, बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह का। इसको क्या घोषित कर दिया था, नवाब भी घोषित किया था भी, नवाब घोषित किया था। देखो अब बात ये आ गई, मैंने कहा नहीं जैसे जिक्र भी, इसको भी घोषित कर दिया। अगर आपसे पूछे भी अवध का अंतिम नवाब कौन था, अगर आपको ऑप्शन जैसे ये ना मिले, यानी मैंने बताया वाजिद अली शाह है, वाजिद अली शाह आपको अगर ऑप्शन ना दे तो अंतिम नवाब आपका कौन होगा, विरजिस कादिर होगा भी। कौन होगा, विरजिस कादिर होगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी, नहीं तो देते नहीं है इसको। वैसे तो घोषित किया था बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति के समय में। वाजिद अली शाह को प्रमुख रूप से जाना जाता है, वाजिद अली शाह को मैंने बताया भी था 1857 की। वैसे तो देखो जिक्र करेंगे 1857 की क्रांति के आगे, तब बताएंगे इस चीज के बारे में भी। 1857 की क्रांति के बाद में ये बेगम हजरत महल कहां चली गई थी, काठमांडू चली गई थी, और वहीं नेपाल काठमांडू, वहीं पर क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। और वाजिद अली शाह कहां चले गए थे, बंगाल चले गए थे, और बंगाल में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यानी अवध जो है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल। कौन थी, बेगम हजरत महल भी। तो आज हम जिक्र कर रहे थे नए साम्राज्यों का, यानी नवीन राज्यों के उदय में अवध साम्राज्य के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते उन सभी क्वेश्चनों के बारे में विस्तृत चर्चा की। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर करो भी, और अगर पसंद ना भी आए तो मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताओ भी ऐसी क्या कमियां रह जाती है जिनका हम सुधार कर सकें, ठीक है। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।